हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनएमडीसी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए एनएमडीसी का मॉडल पेपर लेके आया हूं, जिसमें कि मैं आपसे मशीन डिज़ाइन यानी कि एमडी के टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर डिस्कस करूंगा। तो आप प्लीज़ इस पूरे वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। एंड तक इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपसे एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस हो। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन है कि द डिडेंडम सर्कल डायमीटर इज इक्वल टू वेयर फाई इज इक्वल टू प्रेशर एंगल। तो क्या बोल रहा है, डिडेंडम सर्कल का जो डायमीटर है, अभी ये डिडेंडम कहाँ पे होता है, तो अडेंडम जो आपका ऊपर साइड में होता है और डिडेंडम आपका सबसे नीचे साइड में होता है। ठीक है, जो पिच सर्कल से बॉटम साइड आएंगे तो डिडेंडम, पिच सर्कल से ऊपर की तरफ जाएंगे तो अडेंडम होता है। तो आपका जो डिडेंडम सर्कल डायमीटर होता है वो किसके इक्वल में होता है, तो पिच सर्कल डायमीटर इज इक्वल इंटू कॉस फाई, अडेंडम सर्कल डायमीटर इंटू कॉस फाई, क्लियरेंस सर्कल डायमीटर इंटू कॉस फाई, या पिच सर्कल डायमीटर इंटू साइन फाई। तो आपका जो डिडेंडम सर्कल डायमीटर होता है वो आपका पिच सर्कल डायमीटर जो कि सेंटर में रहता है उसका कॉस फाई से इंटू में रहता है, मतलब ए इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव ड्राइव, यानी कि इन चारों में से कौन सा ड्राइव जो है जो कि पॉजिटिव ड्राइव है। ठीक है, ड्राइव दो तरह से होते हैं, एक आपका पॉजिटिव ड्राइव होता है और एक आपका नेगेटिव ड्राइव होता है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो पॉजिटिव ड्राइव है उसको पॉजिटिव ड्राइव क्यों बोलते हैं और जो नेगेटिव ड्राइव है उसको नेगेटिव ड्राइव क्यों बोलते हैं। तो देखिए, नेगेटिव ड्राइव वो ड्राइव होता है जिसमें स्लिप होने के चांसेस हो, क्योंकि अगर आप रोप को यूज़ करेंगे तो रोप जो है आपका स्लिप करता है। ठीक है, क्रॉस बेल्ट को यूज़ करेंगे, वी बेल्ट में हो या फ्लैट बेल्ट में, तो बेल्ट का क्या होता है कि वो पुल्ली से स्लिप कर जाता है। तो जो अगर वो स्लिप कर रहा है मतलब वो नेगेटिव बेल्ट ड्राइव है, और जहाँ पे अगर उसके स्लिप होने के चांसेस नहीं है तो वो आपका चैन ड्राइव है, मतलब तो वो पॉजिटिव ड्राइव है। जो चैन जो होता है वो ग्रूव में फिट होता है, इसका ग्रूव में यहाँ रहता है और इसके ग्रूव में यहाँ रहता है, तो आमतौर पर चैन जो है वो बाहर नहीं निकलता है, स्लिप होकर तो नहीं निकलता है, इसलिए चैन ड्राइव इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि द पीरियड ड्यूरिंग विच द कैम फॉलोवर रिमेन्स एट रेस्ट, यानी कि ऐसा कौन सा समय है जहां पे जो कैम और फॉलोवर होता है वो आपका रेस्ट पोजीशन में रहता है। तो उस समय क्या बोलते हैं, उस पोजीशन को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पीरियड, फिक्स्ड पीरियड, डुअल पीरियड या आइडियल पीरियड। तो उस पोजीशन को बोलते हैं जहां पे जो आपका कैम एंड फॉलोवर रेस्ट रहता है उसको बोलते हैं आपका डुअल पीरियड। ठीक है, डुअल। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। अभी देखिए, जो कैम एंड फॉलोवर का जो मोशन होता है वो कैसा होता है, तो ऐसा आपका इंक्रीजिंग में जाएगा, फिर ये डुअल हो जाएगा, मतलब कुछ समय तक कांस्टेंट रहेगा, फिर अगेन डाउन आएगा, तो ये डिसेंडिंग बोलते हैं। तो ये असेंडिंग, डिसेंडिंग और ये आपका डुअल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है कि द फ्लैंक ऑफ द टूथ इज द surface of the tooth, surface of the top of the tooth, surface of the tooth above the pitch circle, pitch surface या surface of the tooth below the pitch surface, या width of the tooth measured along the pitch circle। तो देखिए, फ्लैंक्स के साथ साथ एक और आता है आपका फेस और फ्लैंक। आप जब भी पढ़िए इन दोनों को साथ में पढ़िए। तो फेस जो है वो आपका जो गियर का जो टॉप फेस है यहाँ पे, तो फेस आपका टॉप फेस पे होता है, मतलब सरफेस ऑफ द टूथ अबव द पिच सरफेस। तो ये जो है आपका फेस के लिए है, और फ्लैंक इसका ठीक उल्टा होता है, फ्लैंक जो आपका नीचे साइड रहता है, तो सरफेस ऑफ द टूथ बिलो द पिच सरफेस। तो सी इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इंक्लूडेड एंगल फॉर ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, यानी कि बीएस, जो ब्रिटिश एसोसिएशन होता है बी ए सेट का, ब्रिटिश एसोसिएशन का जो थ्रेड है उसका एंगल कितना है, 29 डिग्री, 47.3 डिग्री, 55 डिग्री या 60 डिग्री। तो ये जो आपका थ्रेड एंगल रहता है वो रहता है आपका ब्रिटिश एसोसिएशन में, वो आपका 47.3 डिग्री रहता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट आता है, वो आता है आपका 29 डिग्री। तो ये किसके लिए है, तो ये आपका 29 डिग्री जो है वो आपका एक्मे थ्रेड के लिए माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि द कॉन्टैक्ट रेशियो इज द लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सर्कुलर पिच, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सर्कुलर पिच, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अप्रोच टू द सर्कुलर पिच, या लेंथ ऑफ आर्क ऑफ रेसेस टू द सर्कुलर पिच। तो आपका जो कॉन्टैक्ट रेशियो का मतलब ये होता है कि जो आपका जैसे एक गियर का ये पार्ट है, ये गियर का टीथ है एक गियर का, और ये दूसरे गियर का टीथ है। ठीक है, तो ये जो दोनों गियर जब एक दूसरे से आपस में मिलते हैं तो कितने गियर जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं, तो उनका रेशियो को ही कांटेक्ट रेशियो बोला जाता है। तो आमतौर पर हमेशा अगर आपसे क्वेश्चन में आएगा कि कांटेक्ट रेशियो कितना होता है, आमतौर पर आता है 1 या लेस देन 1 या आपका मोर देन 1। तो आप हमेशा मोर देन 1 को टिक करिएगा। मोर देन 1 क्यों, क्योंकि हमेशा जो गियर ड्राइव में एक से ज़्यादा गियर जो है आपके हमेशा टच में रहते हैं, सिर्फ एक गियर से काम नहीं चलता है। तो आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कॉन्टैक्ट रेशियो में, तो लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सर्कुलर पिच, मतलब बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं कि इन अ मरीन
फ्लैंज कपलिंग, यानी कि जो फ्लैंज कपलिंग होता है उसमें थिकनेस क्या होता है फ्लैंज का, D/4, D/3, D/2 या 3D/4। तो थिकनेस का क्या होता है आपका T, तो T इज इक्वल टू होता है इसमें D/3। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ये आपका मरीन फ्लैंज कपलिंग है, इसके लिए ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कि द वायर रोप मेक कांटेक्ट एट, यानी कि आप जो यहाँ पे जो आप रोप देख रहे हैं ये आप क्या बोलते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं वायर रोप, ठीक है। तो वायर रोप जो है वो कहाँ पे कांटेक्ट होता है, बॉटम ऑफ ग्रूव ऑफ द पुली, साइड ऑफ ग्रूव ऑफ द पुली, या साइड एंड बॉटम ऑफ ग्रूव ऑफ द पुली, या एनीवेयर इन द ग्रूव ऑफ द पुली। तो ये आपका पुली है, ठीक है, पहले बता दूं आपको ये पुली है, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये जो है ये इसका ग्रूव है। इसी ग्रूव के अंदर में क्या आता है आपका रोप आता है, ठीक है। तो इसको रोप ड्राइव मिलके बनता है, रोप और पुली मिलके। तो रोप जो कहाँ पे रहता है, तो ये इसके बॉटम साइड के सरफेस को टच करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, मतलब कि जो वायर रोप होता है वो मेक कॉन्टेक्ट एट बॉटम ऑफ द ग्रूव ऑफ द पुली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच इनेबल्स इट टू बी ड्रॉन इनटू वायर विद द एप्लीकेशन ऑफ अ टेंसाइल फोर्स। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टेंसाइल फोर्स लगाने के बाद में जो मटेरियल की कौन सी प्रॉपर्टी है जो चेंज होती है। तो प्लास्टिसिटी क्या है, तो वो आपका छोटे छोटे टुकड़े या छोटे छोटे पीसेज, मतलब क्या प्लास्टिसिटी, मतलब एक बार मान लीजिए आपने लोड लगाया और अगर आपने लोड को जब रिमूव कर दिया तो अगर वो रिटर्न अपने पोजीशन में वापस नहीं आता है तो वो प्लास्टिसिटी है, ठीक है। तो जो कॉइन होता है ना, कॉइन सिक्के के ऊपर में जब आप कॉइन के ऊपर जब कुछ प्रोसेस करते हैं तो वो आपका प्लास्टिसिटी होता है। उसके बाद आता है इलास्टिसिटी, तो मटेरियल ड्रॉन इनटू वायर, तो इलास्टिसिटी मतलब रबर हो गया, और रबर के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट स्टील जो है वो आपका एक इलास्टिक मटेरियल है। दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी में इलास्टिसिटी है तो वो आपका स्टील ही है, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है कि ड्रॉन इनटू वायर इन द टेंसाइल फोर्स, तो टेंसाइल फोर्स के लिए आपका डक्टिलिटी, यानी कि सी इज अ करेक्ट आंसर। ये इसका डायग्राम है टेंसाइल स्ट्रेस का, ठीक है। ये आपने बचपन में ज़रूर, बचपन में क्या आप सॉरी जब आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जब भी आपने पढ़ा होगा तो आपने ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ज़रूर देखा होगा, जिसमें इलास्टिसिटी आपका ये आपका प्रोपोर्शनल लिमिट है, उसके बाद यहाँ तक इलास्टिक लिमिट है, मतलब यहाँ तक लोड आप जब भी लगाएंगे, लोड लगा के जब रिलीज़ करेंगे तो ये रिवर्स में आ जाएगा। इसके बाद जितना भी कर्व है ये आपका प्लास्टिसिटी के अंदर आता है। दो रेंज होता है, एक आपका इस पॉइंट से इधर जो है वो आपका इलास्टिक है, और इस पॉइंट के आगे जो है वो आपका प्लास्टिक है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि द हेलिक्स एंगल फॉर सिंगल हेलिकल गियर रेंज फ्रॉम, यानी कि हेलिकल जो आपका हेलिक्स एंगल होता है हेलिकल गियर में, ये आपका हेलिकल गियर है और ये इसका एक्सेस है, तो ये एक्सेस जो आपका ये जो एंगल बनता है उसको हेलिक्स एंगल बोलते हैं। तो ये कितना होता है 10 to 15 डिग्री, 15 to 20 डिग्री, 20 to 35 डिग्री, 35 to 50 डिग्री। तो आपका हेलिक्स एंगल जो होता है आपका सिंगल हेलिकल गियर में वो कितना होता है, तो वो आपका 20 to 35 डिग्री होता है। तो सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं कि फॉर अ शाफ्ट डायमीटर 100 mm द नंबर ऑफ बोल्ट इन अ फ्लैंज कपलिंग शुड बी, यानी कि क्या बोल रहा है कि ये आपका शाफ्ट है, ये शाफ्ट का डाया है, डाया मतलब क्या होता है डी, डायमीटर। तो जो आपको इसका डायमीटर कितना दिया है 100 mm, तो आपका कितना वहाँ पे जो फ्लैंज कपलिंग में बोल्ट की ज़रूरत कितनी होगी, 4, 6, 8 या 10। तो यहाँ पे आप बोल्ट काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3 और एक ये 4, तो टोटल कितने हो गए 4। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 है कि लेविस इक्वेशन इन गियर इज यूज टू फाइंड द, यानी कि जो लेविस इक्वेशन है किसी भी गियर में वो किसको फाइंड करने के लिए या क्या खोजने के लिए यूज़ किया जाता है, टेंसाइल स्ट्रेस इन बेंडिंग, शियर स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस इन बेंडिंग या फटीग स्ट्रेस। तो लेविस इक्वेशन जो है किसी भी गियर में वो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है बेंडिंग में वो ज्ञात करने के लिए या वो निकालने के लिए लेविस इक्वेशन का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एसएससी इस क्वेश्चन को पूछ चुका है बहुत बार, ठीक है। तो ऑल स्ट्रेसेस प्रोड्यूस इन अ बेल्ट, यानी कि बेल्ट में जब कभी भी आपको बेल्ट रनिंग होता है तो वहाँ पे कौन सा स्ट्रेस लगता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस या बोथ टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस। तो यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट जो बोथ देखते हैं ना, बोथ हो गया या ऑल ऑफ दिस हो गया, तो उसको टिक कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब कभी भी बेल्ट में कंप्रेसिव स्ट्रेस नहीं लगता। कंप्रेसिव स्ट्रेस क्यों नहीं लगता, रीज़न ये है कि एक जो आपका बेल्ट है वो आपका इस डायरेक्शन में चल रहा है और एक इसका रोटर जो है वो आपका इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसकी वजह से इसमें हमेशा टेंसाइल फोर्स क्रिएट होगा, ना कि कंप्रेसिव। कंप्रेसिव लगने के लिए दोनों जो है एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, तब वहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, जबकि बेल्ट के केस में ऐसा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि द रेशियो ऑफ ड्राइविंग टेंशन इन वी बेल्ट ड्राइव इज इक्वल टू फ्लैट बेल्ट ड्राइव, साइन अल्फा टाइम्स मोर देन, साइन अल्फा टाइम लेस देन, कोसेक अल्फा टाइम मोर देन। तो क्या बोल रहा है कि जो आपका रेशियो है ड्राइविंग टेंशन इन वी बेल्ट इज
तो ये आपका कोसेक अल्फा होता है, कोसेक अल्फा टाइम मोर, यानी कि कोसेक अल्फा से ज़्यादा करने से ये आपका फ्लैट बेल्ट ड्राइव के बराबर आ जाएगा। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्प्रिंग इज यूज्ड इन अ मैकेनिकल रिस्ट वॉच, यानी कि जो मैकेनिकल रिस्ट वॉच या जो घड़ी होती है उसमें कौन सा स्प्रिंग यूज होता है? हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग, स्पाइरल स्प्रिंग, टॉर्शनल स्प्रिंग या आपका बेलेबल स्प्रिंग। तो ये जो स्प्रिंग है ये नॉर्मल स्प्रिंग है, ये आपका रिस्ट वॉच में यूज़ होने वाला स्प्रिंग नहीं है, मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए लेके आया हूँ। स्प्रिंग कुछ इस तरह का होता है। तो जो आपका मैकेनिकल रिस्ट वॉच में जो स्प्रिंग लगता है वो आपका टॉर्शन स्प्रिंग है। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं कि द रेशियो ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेस टू द डिजाइन स्ट्रेस इज नोन एज, यानी कि जो रेशियो मतलब क्या बोलते हैं? भागे। भागे आपने सुना होगा ना, भाग, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन। तो डिवाइड है, तो डिवाइड क्या है? ऊपर में आपका क्या है? अल्टीमेट स्ट्रेस है, और नीचे क्या है आपका? डिजाइन स्ट्रेस है। तो ये जो आपका इसका रेशियो जो है वो क्या कहलाता है? इलास्टिक लिमिट, स्ट्रेन, फैक्टर ऑफ सेफ्टी या बल्क मॉडुलस। तो वो कहलाता है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं कि द कैम फॉलोवर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन एयरक्राफ्ट इंजन, यानी कि एयरक्राफ्ट इंजन हो गया या एरोप्लेन हो गया, उसमें कौन सा कैम एंड फॉलोवर यूज़ किया जाता है? नाइफ एज फॉलोवर, फ्लैट फेस फॉलोवर, स्फेरिकल फेस फॉलोवर या रोलर फॉलोवर। तो यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल के तौर पे लेके आया हूँ। एक आपका ये नाइफ एज है, ये आपका रोलर फॉलोवर है, और ये आपका फ्लैट फेस फॉलोवर है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका नाइफ एज फॉलोवर है वो कभी भी यूज़ नहीं होता कहीं भी। अभी के समय किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, स्टील हो, या आपका एरोप्लेन हो या हवाई जहाज, कुछ भी हो, किसी भी एप्लीकेशन में नाइफ एज फॉलोवर यूज़ नहीं होता। रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न ये है कि जो इसका फॉलोवर का जो एज है ना वो शार्प होता है, और ये आपके कैम को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इस वजह से नाइफ एज फॉलोवर बैन हो गया है। अभी बात आती है फ्लैट फेस फॉलोवर की। तो ये आपका लो स्पीड में यूज़ करते हैं, ठीक है, लो स्पीड में फ्लैट फेस फॉलोवर यूज़ करते हैं। हाई स्पीड में इसलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये भी आपका बाद में जो इसका फ्लैट स्पेस है वो आपका कैम को नुकसान पहुंचाएगा। लास्ट में आता है आपका स्फेरिकल फेस फॉलोवर। तो ये कहाँ पे यूज़ होता है? तो अगर मैं बात करूँ स्फेरिकल फेस फॉलोवर की, तो ये आपका ऑटोमोबाइल बोलने से ऑटोमोबाइल में आपका सब आ जाता है, बस, ट्रक, बाइक, कुछ भी A to Z जो भी चीज़ें ऑटोमोबाइल आसपास आप देख रहे हैं वो सारी चीज़ें आपका ऑटोमोबाइल में आ जाता है। तो स्फेरिकल फेस फॉलोवर जो है वो आपका ऑटोमोबाइल में यूज़ होता है। तो बचा क्या आपका? एयरक्राफ्ट इंजन के लिए तो वो रोलर फॉलोवर। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं कि द रेजिलेंस ऑफ अ बोल्ट में बी इंक्रीज बाई, यानी कि अगर आपको किसी भी बोल्ट का रेजिलेंस बढ़ाना है या रेजिलेंस आपको इंप्रूव करना है तो आप क्या करेंगे? उसका शैंक डायमीटर बढ़ा देंगे, उसका लेंथ बढ़ा देंगे, उसका शैंक डायमीटर कम कर देंगे या उसका लेंथ कम कर देंगे। तो हमको रेजिलेंस जब भी कभी भी बढ़ाना होगा तो किसी भी बोल्ट में, तो हम उसमें उसका लेंथ बढ़ा कर देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हेन द लेंथ ऑफ द जर्नल इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द जर्नल देन द बेयरिंग इज सेड टू बी शॉर्ट बेयरिंग, लॉन्ग बेयरिंग, मीडियम बेयरिंग या स्क्वायर बेयरिंग। तो देखिए स्क्वायर का जो बेसिक डेफिनेशन होता है क्या होता है? स्क्वायर किसको बोलते हैं? कुछ इस तरह का शेप रहेगा तो स्क्वायर है ना। यहाँ पे आपका ये लेंथ भी इक्वल रहता है, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, मतलब चारों जो है आपका वो इक्वल रहता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? लेंथ ऑफ द जर्नल इज इक्वल टू डायमीटर, मतलब अगर ये लेंथ यहाँ पे इक्वल है तो यहाँ पे भी इक्वल रहेगा, और डायमीटर इक्वल बोल रहा है मतलब यहाँ पे भी डायमीटर इक्वल है तो ये भी इक्वल रहेगा। तो ये क्या कौन सा शेप बन गया? तो ये आपका स्क्वायर शेप बन गया। तो ये स्क्वायर बेयरिंग है। यहाँ पे जो आप नॉर्मली देख रहे हैं फोटो में, ये आपका कौन सा है? तो ये आपका बॉल बेयरिंग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन का, वीडियो का, कि इन लीवर्स लीवरेज इज द रेशियो ऑफ लोड लिफ्टेड टू द एफर्ट अप्लाई, मैकेनिकल एडवांटेज टू द वेलोसिटी रेशियो, लोड आर्म टू द एफर्ट आर्म या एफर्ट आर्म टू द लोड आर्म। तो लेवरेज में जो आपका लीवर में लेवरेज जो होता है वो किसका रेशियो होता है? तो वो आपका एफर्ट आर्म टू द लोड आर्म का होता है। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, बिना लाइक करे मत जाइए। आप लाइक करते हो तो हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आगे आने वाले टाइम में हम आपके एनएमडीसी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे वीडियो लेके आने वाले हैं, तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए। फिर मिलते हैं आपसे अगले